नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर लखनऊ से है। लॉकडाउन 4 को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के मुताबिक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिनमें 18 से 31 मई तक के लिए एडवाइजरी है, क्योंकि लॉकडाउन 4 की जो मियाद है वो 18 से 31 मई तक है। प्रिंटिंग प्रेस, ड्राई क्लीनर्स को खोलने की अनुमति है। नोएडा, गाजियाबाद, एनसीआर क्षेत्र में आगमन के लिए अलग नियम है। दिल्ली के हॉटस्पॉट एरिया को छोड़कर बाकी सभी को आने की अनुमति है। 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर के साथ 2 व्यक्तियों को चलने की अनुमति है। कार में ड्राइवर और 2 व्यक्तियों के साथ 2 बच्चे भी चल सकेंगे। बाइक सवारों को अकेले चलने की अनुमति है। महिला के साथ 2 लोग बाइक पर चल सकेंगे। दोनों को हेलमेट पहनना होगा। 3 व्हीलर वाहन में ड्राइवर के साथ 2 व्यक्ति बैठने की अनुमति है। नर्सिंग होम, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी सेवाओं के साथ आवश्यक स्वास्थ्य विभाग की जो अनुमति है और सभी सुरक्षा के साथ अब ऑपरेशन होंगे। स्ट्रीट वेंडर, पटरी दुकानदारों को भी दुकान लगाने की अनुमति है। मास्क लगाना जरूरी है। पटरी दुकानदार सिर्फ बेच सकेंगे। दुकानों पर बैठकर खाने की अनुमति अब नहीं होगी। शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी। ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चलाने की अनुमति है। मुख्य सब्जी मंडी सुबह 4 से शाम 7 तक खुलेगी। सब्जी और फल रिटेल स्तर पर सुबह 8 से शाम 6 तक ही बिकेंगे। और ग्रामीण क्षेत्र और नगरपालिका क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के बाहर दुकानें खुलेंगी। सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की अनुमति मिली है। सभी बाजारों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रोटेशन में खोलने की अनुमति है। सभी को मास्क पहनना जरूरी है। प्रियंका गांधी के सचिव ने अपर मुख्य सचिव गृह को एक बार फिर से पत्र लिखा है। गाड़ियों के पहुंचने को लेकर कुछ समय लगने की बात कही है। नोएडा गाजियाबाद ऑर्डर पर शाम 5 बजे पहुंचने की बात कही है इन गाड़ियों की। देखिए, 1000 बसों को लेकर खूब सियासी बयानबाजियां आपने देखी और सुनी, लेकिन अब इस सियासी बयानबाजियों के इतर कांग्रेस कह रही है कि हमारे प्रयास शाम के 5 बजे तक सफल हो जाएंगे, क्योंकि 500 बसें गाजियाबाद जिला प्रशासन को दी है, 500 बसें नोएडा जिला प्रशासन को दी हैं। और इन 500 यानी 1000 बसों के जरिए श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का अब जिम्मा इन्हीं बस वालों का होगा। और ये बसेस मुहैया कराई जा रही हैं कांग्रेस की ओर से। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार से परमिशन मांगी थी कि आप हमें 1000 बसों की परमिशन दे दीजिए। हम 1000 बसों के साथ में तैयार हैं और ये बसें श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम करेगी, क्योंकि इस वक्त जो श्रमिक दुख झेल रहे हैं, जो समस्या उनके समक्ष आन खड़ी हुई है इस लॉकडाउन के दौरान में, उससे पार पाने के लिए वो मदद का हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रियंका ने बाकायदा इसको लेकर ट्वीट किया था, जिसके बाद में पहले सरकार की ओर से सवाल पूछे गए कि कहाँ हैं वो आपकी बसेस जिनका जिक्र आप कर रहे थे। ऐसी कोई जानकारी नहीं, लेकिन उसके बाद में योगी सरकार की ओर से परमिशन दी जाती है और फिर प्रियंका गांधी धन्यवाद का ट्वीट करती हैं। अब देखिए, इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है और जो जानकारी है उसके मुताबिक कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि शाम के 5 बजे तक ये बसें मिल जाएंगी और इन 1000 बसों में 500 बसों के तौर पर इनका बंटवारा हो चुका है गाजियाबाद और नोएडा जिला प्रशासन के भीतर। तो ऐसे में अब गाड़ियों के पहुंचने को लेकर कुछ समय लगने की बात कांग्रेस की ओर से कही जा रही है। नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर पर शाम 5 बजे पहुंचने की बात कही है। प्रियंका गांधी के सचिव ने अपर मुख्य सचिव गृह को फिर से पत्र लिखा, क्योंकि इससे पहले खुद एसीएस गृह अवनीश अवस्थी की ओर से एक लेटर जारी किया गया था। अवनीश विद्यार्थी जुड़ गए एग्जीक्यूटिव एडिटर। अवनीश, अभी हम लगातार देख रहे सियासी बयानबाजियों के बीच में इंतजार इन्हीं बसों का था और अभी कांग्रेस कह रही कि थोड़ा और वक्त लगेगा। देखिए, नई चिट्ठी सामने आई है। इसमें प्रियंका गांधी के सचिव संदीप सिंह द्वारा ये बात उत्तर प्रदेश सरकार को बताई गई है पत्र के माध्यम से, और उसमें कहा गया है कि कुछ बसें चूंकि दिल्ली से और राजस्थान से जो बसें आ रही हैं उनमें कुछ बसों को दोबारा परमिट लेना पड़ रहा है, इसलिए उनको थोड़ा समय और चाहिए होगा। शाम तक ये बसें जो है वो शाम 5 बजे तक ये बसें जो है वो गाजियाबाद और नोएडा में उपलब्ध होंगी। साथ ही उन्होंने सरकार से ये कहा है कि सरकार उन श्रमिकों की सूची अब जो है कांग्रेस पार्टी को उपलब्ध कराए जिनको इन बसों के माध्यम से अलग अलग गंतव्यों पर जाना है, ताकि वो आसानी से उनको ले जा सकें। तो अब ये सियासत में एक दूसरे की तरफ गेंद फेंकने का सिलसिला अभी जारी है और ये अभी चलता रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सबको दिखाई पड़ता है कि वो तबका है जो वोट देता है
जो कहीं ना कहीं वोट से जुड़ा हुआ है, इसके हितों का ध्यान कितना है दलों को, ये तो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है हमको आपको। लेकिन वोट की फसल कैसे काटी जा सके, कैसे राजनीति चमकाई जा सके, इसकी कोशिश दोनों तरफ से हो रही है। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष कांग्रेस पार्टी के इस दावे को खोखला करने में जुटा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार पर निशाना साध कर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि वो उनके कदमों के माध्यम से जो अकेले उत्तर प्रदेश में राहत बचाव कार्य का श्रेय लेने की कोशिश बीजेपी और उसकी नेतृत्व वाली सरकार कर रही है, उस श्रेय में उसकी भी हिस्सेदारी हो। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं झगड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है और ये चिट्ठियों का दौर जो है वो रुकता ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल उत्तर प्रदेश में वित्त विभाग की तरफ से खर्चों में कटौती का शासन आदेश है। यूपी में जरूरी नहीं हुआ तो कोई नई योजना शुरू नहीं होगी। कोरोना की वजह से यूपी सरकार का खर्चों में कटौती का ये बड़ा फैसला। विभागों को नए वाहनों को ना खरीदने के निर्देश हैं। किसी भी विभाग में नई भर्तियों पर रोक है। विज्ञापनों पर भी 25% की कटौती। बैठकों में अधिकतम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने के निर्देश हैं। खर्चों को कम करने के लिए योगी सरकार का फैसला। अधिकारियों के बिजनेस क्लास में सफर करने पर भी अब रोक है। योगी सरकार ने खर्चों को कम करने के लिए 9 अहम फैसले लिए हैं। इसी तरीके से नई तकनीक के कारण कई पद अब बेकार हो गए हैं। सरकार अब ऐसे पदों को खत्म करने का मन बना चुकी है। अब बदले हालात में अधिकतर मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। आगे से कोई भी अधिकारी बिजनेस क्लास में सफर नहीं करेगा, सिर्फ इकोनॉमी क्लास में यात्रा की छूट मिलेगी। अप्रैल के महीने में तय राजस्व का सिर्फ 3% का ही जुगाड़ हो पाया है। 18.5 लाख यानी 18.5 लाख करोड़ रुपए आमदनी का लक्ष्य था, लेकिन मिला सिर्फ 2294 करोड़ रुपया। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने खर्च को कम करने के आदेश जारी किए हैं, जिनमें अब अधिकारियों की बिजनेस क्लास टिकट पर भी कैंची चल चुकी है और अब इनको भी इकोनॉमी क्लास में ही ट्रैवल करना होगा और जिसको बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना है वो अपना खर्चा खुद वहन करेगा। महकमों में कोई भी बैठकें अब दफ्तरों में या फिर होटल्स में आयोजित नहीं होंगी, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन बैठकों को संपन्न किया जाएगा। और बस्ती में जिम्मेदार ही उड़ा रहे हैं श्रम कानूनों की धज्जियां। बहादुरपुर ब्लॉक में नाबालिग से मनरेगा के तहत काम कराया जा रहा है। कमरिया द्वितीय ग्राम पंचायत में बच्चों से नाले की सफाई का कार्य कराया गया। जिम्मेदारों ने पढ़ाई की उम्र में थमाया है फावड़ा। खंड विकास अधिकारी ने मनरेगा मजदूर बनने की उम्र बताई है 14 साल। डीएम के आदेश के बाद भी बगैर मास्क यहां पर लोग कार्य कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसकी शय पर सचिव मानकों को दरकिनार कराकर ये काम कर रहे हैं। राघवेंद्र मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं बस्ती से। राघवेंद्र, ज्यादा जानकारी चाहेंगे आप इसे। आपको बता दें, बहादुरपुर ब्लॉक में नाबालिग बच्चों से मनरेगा का कार्य कराया जा रहा है, जबकि डीएम ने आदेश जारी किया है कि डीएम ने आदेश जारी किया था कि मास्क सैनिटाइजर का आप लोग प्रयोग करते रहे। उसके बाद भी तो वहाँ के कर्मचारी आदेश डीएम से नहीं मान रहे हैं और बच्चों से भी, नाबालिग बच्चों से भी कार्य करा रहे हैं। साथ ही न मास्क है, न सैनिटाइजर है, न कोई भी कोरोना वायरस से बचाव की कोई भी व्यवस्था वहाँ नहीं है और बच्चों से भी काम कराया जा रहा है। मजदूरों को यहाँ तक पानी की व्यवस्था भी सही तरीके से उनको नहीं मिल पा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिम्मेदार भी जब इस तरह की गलती करेंगे तो आम ठेकेदार, आम जनता आखिर
कैसे इन लोगों के ठीक है, मिलकर खड़ी रह पाए। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। कानपुर में दिखा पुलिस का तानाशाही रवैया, दुकान खोलने का नियम पूछने पर पिटाई कर दी। वजह पूछने पर पुलिस ने सभी को बर्बरता से पीटा। महिला समेत कई लोगों को पुलिस ने थाने में बिठाए रखा। ग्वाल टोली इंस्पेक्टर विजय पांडे की तानाशाही सामने आई। अपनी करतूत छुपाने के लिए मीडिया कवरेज पर ही रोक लगा दी गई। इंस्पेक्टर के आदेश पर थाने का मेन गेट लॉक कर दिया गया। ग्वाल टोली थाना क्षेत्र के खलासी लाइन में ये सभी दुकानदार अपनी दुकानदारी करते हैं, लेकिन जैसे इन्होंने नियम कायदे पूछे तो इन्हीं के ऊपर मार पिटाई शुरू कर दी। फिर महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। अश्विनी निगम हमारे साथ है। अश्विनी, ये तो वाकई वो शर्मनाक चेहरा है पुलिस का, जिस पर वाकई पुलिस अधिकारियों को भी सोचना होगा कि क्यों ऐसी बर्बरता बरपाई जा रही है लोगों पर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के दो चेहरे इस वक्त नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। जहां एक चेहरा है जो कि लोगों की मदद के लिए जुटा हुआ है, वहीं दूसरा चेहरा कानपुर की बारडोली थाना क्षेत्र की पुलिस का नजर आया, जहां पे बिल्कुल पूरी तरीके से तानाशाही रवैया दिखा कि दुकानदार जीएसटी लिए हुए हैं और इसके अलावा उनका थाने से पाप भी बना हुआ था दुकान के लोगों के घरों में सप्लाई करने को लेकर के सॉरी। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस वालों ने वो लोग ये पूछने पहुंचे थे कि जो 4 लॉकडाउन को गाइडलाइन आई है, उस गाइडलाइन के हिसाब से किस को दुकान किस तरीके से खोलनी है। ऐसे में 6-7 लोग जब दुकानदार वहां पहुंचते हैं तो वहां के इंस्पेक्टर पता नहीं किस गुस्से में बैठे होते हैं और उसके बाद उन सारे लोगों को बर्बरता से पीटना शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात ये निकल के आई है कि जो वहाँ एक महिला भी थी, महिला वो खुद वहाँ के जो महिला पुलिस ने नहीं, खुद वहाँ के जो सिपाही थे, जो पुरुष सिपाही थे, उन लोगों ने महिला की पिटाई करी। महिला रो रो के बता रही थी, जबकि वो महिला PhD करे हुए, साथ ही वो दूध की दुकान भी करे हुए अपने पेट के पालन पोषण करने को लेकर के। ऐसे में पुलिस का जो चेहरा आया वो वाकई शर्मनाक है। तो अभी तक ऐसे इंस्पेक्टर के खिलाफ में कोई कार्रवाई? देखिए, इस मामले में पुलिस तो आत्मापोती की बात कर रही है, लेकिन वहीं पर जब मेरी इसमें SP वेस्ट से बात हुई तो उन्होंने इसकी पूरी जानकारी को लेकर के CO को इसकी जांच के लिए भेजा हुआ है और इस मामले की CO कर्मगन जांच कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खबर हापुड़ से है, जहां मास्क न लगाने पर युवकों को तालिबानी सजा है। पुलिस ने युवकों को लिटाकर सरेआम उनकी पिटाई की। लेटे हुए मजदूरों के पास से ट्रेन गुजरी। पुलिसकर्मियों की वजह से कोई बड़ी घटना यहां घट सकती थी। फाटक बंद कराकर रेलवे लाइन पर चारों तरफ उनको घुमाया। पुलिसकर्मियों की इस करतूत का वीडियो वायरल हो रहा है। नगर कोतवाली क्षेत्र के चमड़ी फाटक की यह तस्वीर बताई जा रही है। यह तस्वीर आप देखिए किस तरीके से इन युवकों को लिटाकर इन्हें पनिशमेंट दी जा रही है, इनको सजा दी जा रही है। और पुलिस की इस कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। इनको लिटाकर देख सकते हैं आप किस तरीके से सजा इनको दी जा रही है और साथ ही साथ इनकी पिटाई भी की जा रही है। सबक सिखाने के अलग अलग पैंतरे इस बार पुलिस की ओर से दरअसल अपनाए गए हैं, लेकिन कुछ में स्वीकार्य थी उनकी कार्रवाई। लेकिन अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये कई जगहों पर अस्वीकार्य है, क्योंकि पुलिस का एक मानवीय चेहरा इस बार देखने को मिला है। ऐसे में जब इस तरह की अमानवीय तस्वीरें आती हैं तो फिर वहीं पर ही पुलिस के खिलाफ एक अलग तरह का माहौल बनना भी शुरू हो जाता है। खबर गाजियाबाद से है। प्रवासी मजदूरों के रजिस्ट्रेशन की जगह बंद हो गई। रामलीला ग्राउंड में बनाया गया था रजिस्ट्रेशन का स्थान। कल हजारों की संख्या में प्रवासी पहुंचे थे। प्रशासन रामलीला ग्राउंड के बाहर बोर्ड लगाया। घंटाघर रामलीला मैदान के बाहर बोर्ड लगाया गया है, अब नहीं है रामलीला ग्राउंड रजिस्ट्रेशन की कोई सुविधा। देखिए, कल तक हजारों की तादाद में भारी भीड़ इसी रामलीला ग्राउंड में जुटी थी, लेकिन अब इस रामलीला ग्राउंड को बंद कर दिया गया है। इससे पहले हमारे तमाम संवाददाताओं की कई रिपोर्ट्स आपने देखी, जहां पर भारी तादाद में लोगों की भीड़ जुटी हुई थी और वहां पर ना सोशल डिस्टेंसिंग था, ना लॉकडाउन की कोई तस्वीर नजर आ रही थी। चारों तरफ भीड़ का अंबार था और उस भीड़ के अंबार को देखने के बाद प्रशासनिक स्तर पर बड़ी लापरवाही सामने आई थी। चाहे बात DM की हो गाजियाबाद में, चाहे SSP की हो, चाहे ADM, SP सिटी, SDM की बात हो, सभी अधिकारियों के ऊपर सवालों की बौछार हो रही थी कि आखिर आपका मैनेजमेंट क्या है। मजदूरी करते थे। अच्छा, क्यों जा रहे हो जब सरकार ने जब डालने को मना किया है तो? मैं 1.5 महीना रुका हूँ, देखा हूँ,
मेरे पास पैसा खत्म हो गया, जो भी पैसा था खत्म हो गया, इसलिए मैं घर जाना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ आने के बाद क्या समस्या आ रही है जाने में? दिक्कतें, बहुत दिक्कतें हो रही है। छत्तीसगढ़ ही जाना चाहता हूँ। यहाँ पे कहाँ रह रहे हो? अच्छा, कितने लोग हैं तुम्हारे साथ? 8 आदमी हैं। 8 आदमी हैं। तो क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे अब? दिक्कत तो नहीं सर, लेकिन एक बार तो गांव चला जाएंगे ना। कोई व्यवस्था नहीं है। कहाँ, यहाँ कहाँ रह रहे थे? हम नोएडा में रह रहे थे, सेक्टर 6। वहाँ से पैदल आए हो, कैसे आए हो? रिक्शा में आए। रिक्शे में आए हो। अच्छा, तो कैसे आए? क्या किसी ने बताया था कि यहाँ से भेज रहे हैं? बोल रहा था यहाँ से गाड़ी जा रहा है। सर अच्छा कुछ नहीं, 2 महीने पूरे बैठे हुए, 22 तक लॉकडाउन हुई, अभी तक 2 महीना हो गया पूरे। अच्छा, यहाँ पे आए तो क्या कर रहे हैं पुलिस वाले? आए तो 2 पुलिस वाले खड़े हैं गेट पे। उनसे पूछा सर मेरे को बिहार जाना है, कह रहे हैं यहाँ कोई सुविधा ना है। फिर पूछा सर कहाँ से बता दो, कह डंडा मेरे पास रखा हुआ है, उठा के मारूंगा, भाग जाए। अच्छा, एक आदमी, आम आदमी खड़ा था, वो कह रहा है कि भाई साहब एक काम करो, आप उमरा चले जाओ, वहाँ से कोई सुविधा मिल जाएगी आपको। यहाँ तक कैसे आए? ये तो पहले चल के आया मैंने, पैदल चल के आए। और 1000 बसों पर कांग्रेस का नया पैंतरा। अब यूपी सरकार से मांगी संभावित यात्रियों की सूची। टीम प्रियंका ने की है यात्रियों का ब्यौरा देने की मांग। पहले 1000 बस भेजने का किया था दावा। यूपी सरकार ने मांगी थी बसों की सूची, जवाब में भेजा ऑटो, बाइक, एम्बुलेंस का नंबर। अब कांग्रेस को चाहिए यात्रा करने वालों की एडवांस सूची। मजदूरों की मदद के नाम पर कैसा फर्जीवाड़ा है ये? डॉक्टर दिग्विजय सिंह, एग्जीक्यूटिव एडिटर, जुड़ गए हमारे साथ में। दिग्विजय, हैरानी की बात है, जिन बसों को लेकर कांग्रेस ये दम भर रही थी कि हमारी बसें बिल्कुल तैयार हैं, आप परमिशन तो दीजिए, पहले मोहलत चाहिए थी, और अब मजदूरों की सूची। जी हाँ, देखिए, जब सरकार ने उनसे 1000 बसों का लिस्ट मांगी, तब अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के एक बड़े वरिष्ठ नेता हैं प्रमोद तिवारी, वो हमारे चैनल पे आए थे और वो ज्ञान दे रहे थे कि मीडिया सरकार के स्पोक्स पर्सन की तरह काम करती है, क्योंकि मीडिया ने उनसे एक अप्रिय सवाल पूछ लिया। प्रमोद तिवारी को लेटर देखना चाहिए। संदीप सिंह का लेटर है, निजी सचिव हैं प्रियंका गांधी वाड्रा के, जिन्होंने साफ तौर पर लिखा है उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह को एक लेटर अभी 12:15 पर, और उसमें लिखा गया है कि 5 बजे तक हमारी बसें पहुंच जाएंगी, लेकिन उम्मीद है कि तब तक आप भी यात्रियों की लिस्ट तैयार रखेंगे। तो यात्रियों की लिस्ट, मजदूरों की इतनी बड़ी संख्या में मजदूर हैं और इन्हें यात्रियों की लिस्ट चाहिए, जैसे कि रिजर्वेशन है, ट्रेन है और सब कुछ पहले से रिजर्व करा रखा है। ऐसे इस तरह से कांग्रेस बिहेव कर रही है। लेकिन जब इनसे 1000 बसों की लिस्ट मांग ली जाती है नंबर्स की, तो इस पे इनको आपत्ति होती है। फिर जब नंबर दिए जाते हैं तो कभी स्कूटर के नंबर होते हैं, ऑटो के नंबर होते हैं। ये एक अजीब तरह का खेल है। मजदूरों के नाम पर सियासत हर कोई कर रहा है, हर राजनीतिक दल कर रहा है। सोशल मीडिया इस समय प्रवासी मजदूरों के नाम पे से सिंपैथी के लिए भरे हुए हैं, लेकिन असल में इतनी सारी सिंपैथी के बाद भी मजदूर सड़क पर है, मजदूर भूखा प्यासा है, मजदूर बेबस है। पूजा, अच्छा, एक और चीज यहाँ पर यह भी है कि कल तक जो ये कहा जा रहा था कि जी शाम, आज भी बल्कि शाम के 5 बजे तक ये बसें पहुंच जाएंगी, अब अचानक से कांग्रेस के नेताओं की भी अलग अलग बयानबाजी है। प्रमोद तिवारी कुछ कह रहे हैं, वहीं अगर प्रियंका गांधी के निजी सचिव की बात करें तो वो कुछ और कह रहे हैं। ये इतना ज्यादा मिसकम्युनिकेशन कैसे हो सकता है सभी के बीच में? देखिए, अगर 1000 बसें तैयार थीं, जैसा कि कह रहे हैं कि 4 दिन से तैयार खड़ी थीं, तो अब उसमें अचानक से इतना मतलब हौच पौच क्यों हो रहा है? वाकई ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब जो है कांग्रेस को आगे बढ़कर देना चाहिए। 3 बजे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उम्मीद है कि उसमें आरोप लगाने के साथ साथ इन सवाल उठ रहे हैं उनका भी जवाब दे देंगे। पहला सवाल, दूसरा सवाल ये कि आप अगर बसों की एडवांस सूची देने में आपको दिक्कत है, तो यात्रियों की एडवांस सूची आप किस आधार पे मांग रहे हैं? पहले आप बसें तो दीजिए, उनके लिस्ट तो दीजिए, तब सरकार उसका रूट मैप तैयार करेगी या कोई भी कंसर्न अथॉरिटी करेगी। आप ये एक अफवाह फैलाते हैं कि आपकी बसों को परमिशन नहीं दी जा रही है। दूसरे, और आप खुद ही अपने पत्र में लिख रहे हैं कि कुछ बसें दिल्ली से आ रही हैं, कुछ बसें राजस्थान से आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए।